हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके एग्जाम के लिए हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे थे यूपी टेट के लिए। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे और ये जो क्लास है ये आपकी 5th क्लास है। 4 क्लास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस, की जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किस चीज को डिटरमाइन करता है। वो ऑर्बिटल की शेप को डिटरमाइन करता है, या ओरिएंटेशन को डिटरमाइन करता है, या ऑर्बिटल की टोटल एनर्जी को डिटरमाइन करता है, या फिर स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो जो शेप ऑफ ऑर्बिटल गलत है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल जो हो जाएगा सही आंसर। लेट्स सी, बात कर लेते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर वो नंबर होते हैं जो बेसिकली पोजीशन, शेप, किस किस को, पोजीशन, एनर्जी, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो क्वांटम नंबर वह संख्याएं हैं जो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, आकार और दिशा यानी कि क्या बताती है, पोजीशन बताती है। दैट इज नोन एज क्वांटम नंबर। तो आप सभी ने 4 प्रकार के क्वांटम नंबर पढ़े होंगे। क्वेश्चन में पूछ लिया था हमसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, तो बाकी भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं सिंबल एन से। ये क्या, ये भी पूछ लिया जाएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज को डिटरमाइन करता है। तो ये ऑर्बिटल का साइज और एनर्जी को डिटरमाइन करता है। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी एन की, उतना ही ऑर्बिटल बड़ा होगा और एनर्जी कैसी होगी, हायर होगी। जैसे एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4, ठीक है। आफ्टर दैट एंगुलर क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो क्वेश्चन में पूछा था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो क्या डिटरमाइन करता है, तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो ऐसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन करता है ऑर्बिटल का साइज और एनर्जी को। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसका सिंबल होता है एल, जिसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये ऑर्बिटल की शेप को डिटरमाइन करता है। यानी कि जो एंगुलर क्वांटम नंबर है ये किस चीज को डिटरमाइन करता है, कि ऑर्बिटल की जो शेप है वो कैसी होगी, ठीक है। अगर L 0 है तो S ऑर्बिटल है, ठीक है। L इज इक्वल्स टू 1 है तो P है, 2 है तो D है, और आफ्टर दैट 3 है तो F ऑर्बिटल। ऑर्बिटल शेप जैसे S ऑर्बिटल, जिसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल शेप, ये आपने पढ़ा होगा। P ऑर्बिटल यानी कि शेप कैसी होती है, डम्बल शेप। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये आपको बता दिया कि ये क्या डिटरमाइन करते हैं, ओरिएंटेशन यानी कि डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस, जिसे हम ml से डिनोट करते हैं। क्लियर है। आफ्टर दैट स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम ms से डिनोट करते हैं, और ये क्या डिटरमाइन करता है, ये स्पिन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो करता है। और बेसिकली जो वैल्यू होती है स्पिन क्वांटम नंबर की, दैट इज प्लस हाफ और माइनस हाफ। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है इतनी बात। तो ऐसे आपसे क्वेश्चंस जो है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो किस चीज को डिटरमाइन करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे डिटरमाइन करता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए क्वांटम नंबर एन एल एम एल एम एस, यानी कि एन आपको बताया था दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, आफ्टर दैट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं साइज और एनर्जी, ठीक है। जो नेक्स्ट है यानी कि प्रिंसिपल के बाद जो सेकंड क्वांटम नंबर था, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, कौन, सॉरी, एंगुलर क्वांटम नंबर। तो जो आपका एंगुलर क्वांटम नंबर था वो शेप को डिटरमाइन करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन को, और स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन को, ठीक है। तो ये एक इनका सबकी क्या थी, हमने इनको एक समराइज कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है
कि स्कर्वी इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, कि जो स्कर्वी है वो किसकी कमी से होती है। तो आप सभी जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्कर्वी है वो कौन से विटामिन की कमी की वजह से होती है, तो वो विटामिन सी के वजह से होती है। कौन से विटामिन की कमी की वजह से? विटामिन सी की वजह से होती है। तो जो पहला ऑप्शन है विटामिन डी, तो विटामिन डी की वजह से क्या होता है? रिकेट्स होता है, तो ये हो गया गलत। विटामिन के की वजह से इसमें ब्लड क्लोटिंग, पुअर ब्लड क्लोटिंग, गलत। सी की वजह से स्कर्वी होती है, जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। और विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, लेट्स सी, देख लेते हैं चार्ट, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी डिसीज होती है? वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी1 जिसका नाम क्या है? थायमीन, ये भी पूछा जाता है, जिसकी कमी से बेरी होती है। ठीक है, विटामिन बी2 जिसका नाम है राइबोफ्लेविन, जिसकी कमी से क्या होती है? चिलियोसिस होती है, यानी कि लिप्स में क्या आ जाते हैं? क्रैक्स आ जाते हैं। विटामिन बी3 जिसका नाम है निएसिन, इसकी कमी से कौन सी डिसीज होती है? पेलेग्रा होती है। विटामिन बी6 ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पायरिडॉक्सिन जिसकी कमी से क्या होता है? अनीमिया होता है। आफ्टर दैट बी9 जिसका नाम होता है फॉलिक एसिड, आप सभी जानते हैं, उसकी कमी से भी क्या होता है? अनीमिया होता है, यानी कि आरबीसी डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन बी12 प्रीनिशियस अनीमिया, इसमें जो नर्व है वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। डी की कमी से रिकेट्स होता है बच्चों में। और ऑस्टियोमेलेशिया जो देखा जाता है वो अडल्ट्स में देखा जाता है, यानी कि इसमें जो हड्डियां हैं वो हमारी कमजोर हो जाती हैं। विटामिन ई की कमी से मसल्स वीकनेस, यानी कि नर्व इश्यूज आते हैं। के की वजह से पुअर ब्लड क्लोटिंग, यानी कि रक्त का ना जमना। ठीक है, ये सब चार्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच वन इज वीक एसिड, की इनमें से कौन सा वीक एसिड है। तो आप सभी जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में इन एक्वा सॉल्यूशन। वीक एसिड वो होते हैं जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग एसिड फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि HCl H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कैसा है? ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कंप्लीटली क्या हो जाता है? डिसोशिएट हो जाता है। अब क्वेश्चन में पूछा है वीक एसिड, तो वीक एसिड कौन से होते हैं? जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं। वीक एसिड कौन से होते हैं? जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं। कैसे होते हैं? पार्शियली डिसोशिएट होते हैं। तो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है विनेगर में, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं? सॉरी, तो लेट्स सी, इसमें क्या है? सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो सिट्रिक एसिड है, अगर नाइट्रिक एसिड की बात करूं तो HNO3। ठीक है, तो ये भी कैसा है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये हो गया गलत। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये भी गलत। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी गलत। तो सिट्रिक एसिड आप सभी जानते हैं जो सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है, तो वो कैसा है? वो वीक एसिड है। क्लियर है इतनी बात? और जो विनेगर में एसिड होता है वो होता है एसिटिक एसिड। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कि विच साइंटिस्ट डेवलप, कि कौन से साइंटिस्ट ने डेवलप किया था की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए की विकसित किया था। ठीक है, तो किसने किया था? वो किया था जॉन रे ने। तो पहला है गॉयक, नहीं। कवियर, नहीं। थियोफ्रेस्टस, नहीं। जॉन रे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सीडलेस फ्रूट आर ऑफ नो यूज इन, यानी कि क्वेश्चन में पूछा है जो बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है, तो वो कौन सा है? कोकोनट है, टोमेटो है, बनाना है, ग्रेप है। तो वो है आपका कोकोनट। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। लेट्स सी, सीड एंड फ्रूट, आप सभी जानते हैं कि जो सीड्स हैं आर प्रोटेक्टिव इनसाइड द फ्रूट।
ठीक है, जो बीज होते हैं वो फल के अंदर क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। द रिपाइन ओव्यूल यानी कि जो ओव्यूल है उसे हम क्या कहते हैं, रिपाइन ओव्यूल को हम सीड कहते हैं यानी कि बीज कहते हैं। और एक मैच्योर सीड यानी कि एक मैच्योर बीज के तीन मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है सीड कोट जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है, एक होता है एम्ब्रियो जिसे हम बेबी प्लांट कहते हैं, और एंडोस्पर्म जो फूड को क्या करता है यानी कि जो कि भोजन का भंडार है, फूड को स्टोर करता है। आफ्टर दैट फ्रूट का फॉर्मेशन यानी कि फल का निर्माण, इसमें जो फ्रूट फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं, तो वो होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। कुछ प्लांट्स में फ्रूट जो डेवलप होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के भी होते हैं, उस टर्म को हम कहते हैं, उन फ्रूट्स को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है जी, तो फल का निर्माण जो है वो क्या होता है, फ्रूट्स जो फॉर्म होते हैं वो किसके रिजल्ट से होते हैं, फर्टिलाइजेशन। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स जो डेवलप, जिनमें फ्रूट्स जो डेवलप होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, जिन्हें हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं, और हिंदी में भी उसे हम पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं। अब पार्थेनोकार्पी जो टर्म है ये एक ऐसा डेवलपमेंट है फ्रूट का जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, और ये जो फ्रूट होते हैं ये यूजुअली कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं यानी कि बीज रहित होते हैं। इट कैन बी इंड्यूस आर्टिफिशियली यूजिंग ग्रोथ हार्मोन, तो इन्हें आर्टिफिशियली इंड्यूस कराया जाता है ग्रोथ हार्मोन्स का क्या करके, यूज करके। क्लियर है इतनी बात। आफ्टर दैट जो पार्थेनोकार्पी है इज यूजलेस इन कोकोनट। आप सभी जानते हैं कि जो कोकोनट में जो एडिबल पार्ट है, ठीक है, नारियल में खाने वाला भाग जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं, यानी कि व्हाइट कर्नल प्लस कोकोनट वाटर, तो ये क्या है, दैट इज एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सीड, यानी कि एंडोस्पर्म जो है ये किसका हिस्सा है, ये बीज का हिस्सा है, यानी कि ये सीड का क्या है, पार्ट है। तो अगर पार्थेनोकार्पी होगा तो इसमें सीड फॉर्म नहीं होगी और ना ही कोई एंडोस्पर्म होगा, और सीडलेस कोकोनट हैज नो एडिबल पार्ट, तो ये सो इट इज अ यूजलेस, यानी कि बीज रहित नारियल में खाने वाला जो भाग है योग्य भाग नहीं होगा, तो इसलिए ये उपयोगी नहीं होगा। और क्वेश्चन में यही पूछा था कि सीडलेस फ्रूट्स आर ऑफ नो यूज इन, कि बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है, तो वो कौन सा है, दैट इज कोकोनट। ठीक है जी, इसमें जो कोकोनट है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से आपका, फाइबर्स ऑफ कॉटन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। क्वेश्चन में पूछा है कि कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं। बहुत इजी है, किससे होते हैं, वो होते हैं सीड कोट से। किससे होते हैं, सीड कोट से। तो पहला ऑप्शन है फ्रूट की अंदर वाली जो वॉल होती है उससे नहीं, कैलेक्स से नहीं, फ्रूट वॉल से नहीं, तो किससे होते हैं, सीड कोट से। तो सी ऑप्शन जो है ये क्या हो गया, सही आंसर। ठीक है, आफ्टर दैट देख लेते हैं जो कॉटन होता है यानी कि जिसे हम कपास कहते हैं वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, आप सभी जानते हैं, फ्लफी फाइबर है अराउंड सीड्स। ये ग्रो करता है इनसाइड अ बॉल जिसे हम प्रोटेक्टिव कवरिंग कहते हैं, यह एक बॉल के अंदर उगता है। ठीक है, फाइबर इज ऑलमोस्ट प्योर सेलुलोज। ठीक है, कि जो फाइबर है वो लगभग क्या है, बेसिकली फाइबर इज ऑलमोस्ट दैट इज अ प्योर सेलुलोज, यानी कि तंतु लगभग शुद्ध सेलुलोज होता है। कॉटन कैसी है, एक खरीफ क्रॉप है, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, वही पॉइंट लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। फाइबर ऑब्टेन कहाँ से होता है, सीड पार्ट से हमें मिलता है। ठीक है, गिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम फाइबर को सेपरेट करते हैं, किससे, सीड से। ठीक है, गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम सीड्स, और इजिप्टियन कॉटन एक हैंड पिक एंड ऑफ हाई क्वालिटी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है, तो आपको कौन सा पॉइंट ध्यान रखना है, एक तो ये रखना है फाइबर जो ऑब्टेन होता है वो कौन से पार्ट से होता है, वो सीड पार्ट से होता है। कौन सा प्रोसेस ऐसा है जिसे हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम सीड्स, तो दैट इज गिनिंग। ठीक है, यानी कि गिनिंग तंतुओं को बीज से अलग करने का प्रोसेस है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कैसी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, ये पूछ लिया जाएगा, तो ये 2-3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिल्क इज ऑब्टेन, जो सिल्क ऑब्टेन होता है
फ्रॉम विच स्टेज ऑफ सिल्क वॉर्म, कि रेशम कीट की किस अवस्था से हमें सिल्क यानी कि रेशम प्राप्त होता है। तो वो कौन सी स्टेज होती है, वो होती है प्यूपा। तो पहली है एग नहीं, अडल्ट नहीं, लार्वा नहीं, तो प्यूपा इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, इसको भी देख लेते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले जो कि फीमेल सिल्क मोथ है, वो क्या करती है, अंडे देती है, ले एग्स, ठीक है जी। एग हैच इनटू लार्वा, यानी कि अंडों से लार्वा, क्या झिल्ली, जिसे हम झिल्ली कहते हैं, निकलते हैं। आफ्टर दैट लार्वा फीड ऑन मलबरी लीव्स फॉर 30 डेज, यानी कि लार्वा लगभग 30 दिन तक क्या खाते हैं, शहतूत की पत्तियां खाते हैं। कितने दिन तक, 30 दिन तक। उसके बाद क्या होता है कि जो रेशम कीट अपने चारों ओर क्या फॉर्म कर लेती है, कुकून बनाता है, ठीक है। कुकून किससे मिलके बना है, सिंगल सिल्क थ्रेड से, यानी कि कुकून एक ही रेशम धागे से बना हुआ होता है, ये भी पूछा जा सकता है। और जो प्यूपा है वो कहाँ डेवलप होता है, वो कुकून के अंदर जो है डेवलप होता है। फिर प्यूपा जो है किसमें चेंज हो जाता है, अडल्ट मोथ में चेंज होता है, और अडल्ट मोथ फिर से एग ले करती है, यानी कि फिर से अंडे देता है, और ये साइकिल जो है बार बार रिपीट होती रहती है। तो जो फीमेल सिल्क मोथ है वो अंडे देती है, अंडे से लार्वा यानी कि झिल्ली निकलते हैं, लार्वा लगभग 30 दिन तक शहतूत की पत्तियां क्या करते हैं, खाते हैं। रेशम कीट अपने चारों ओर क्या बनाता है, कुकून बनाता है। आफ्टर दैट कुकून एक ही रेशम, पूछा जाता है कितने धागों से बना होता है, एक ही रेशम के धागे से बना हुआ होता है, और कुकून के अंदर ही प्यूपा जो है वो विकसित होता है, और प्यूपा फिर किस में चेंज हो जाता है, अडल्ट मोथ में, और फिर वो अंडे देता है। और ये साइकिल जो है, अडल्ट मोथ जो है वो फिर से अंडे देता है, और ये साइकिल जो है वो बार बार रिपीट होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है कि वीवी पेरी जर्मिनेशन आर फाउंड इन, कि वीवी पेरी जर्मिनेशन कहाँ पाया जाता है। तो एक्वेटिक प्लांट में, जीरोफाइट प्लांट में, मैंग्रोव में, या फिर श्रब्स में। तो जो वीवी पेरी जर्मिनेशन है ये मैंग्रोव प्लांट्स में पाया जाता है। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। देख लेते हैं वीवी पेरी इन मैंग्रोव्स। तो बेसिकली ये एक स्पेशल टाइप का क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, यानी कि यह जर्मिनेशन का क्या है, एक विशेष प्रकार है। कहाँ होता है, ये मैंग्रोव यानी कि हेलोफाइट प्लांट्स में होता है। ये स्वैम्पी शी होर्स एरिया में क्या करते हैं, मैंग्रोव समुद्र तट के दलदली क्षेत्रों में, जो दलदल सा एरिया होता है वहां उगते हैं। हेलोफाइट्स जो है ये कहाँ सर्वाइव करते हैं, यानी कि ये सर्वाइव करते हैं खारे पानी मिट्टी में, ये क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। सॉल्टी सॉइल वाटर में ये क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। सीड जर्मिनेशन कहाँ होता है, बेसिकली इनसाइड द फ्रूट, जो कि किससे अटैच्ड होते हैं, पेरेंट प्लांट से, यानी कि बीज माता पौधे से जुड़े रहते हुए फल के अंदर ही अंकुरित हो जाता है। जब वो अपने पेरेंट प्लांट से जुड़े हुए होते हैं तो सीड जर्मिनेशन उस इनसाइड द फ्रूट क्या होता है, बीज जो है माता पौधे से जुड़े रहते हुए फल के अंदर ही क्या हो जाता है, फ्रूट्स के अंदर ही अंकुरित हो जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो कम्स आउट विद अ लॉन्ग रेडिकल पॉइंटिंग डाउनवर्ड, यानी कि जो एम्ब्रियो बाहर निकलता है और लंबी जड़ यानी कि रेडिकल नीचे की ओर जो है वो बढ़ती है। सीडलिंग बिकम कैसी होती है, हैवी होती है, और फिर वो पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाती है, और ये डायरेक्टली मिक्स किसके साथ हो जाता है, मडी सॉइल के साथ, यानी कि कीचड़ वाली मिट्टी के साथ जो है ये डायरेक्टली क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है मैनग्रोव ट्री, मैनग्रोव ट्रीज एंड राइस ग्रास जो है वो इसके एग्जाम्पल हैं। बाकी के ऑप्शन थे जैसे कि एक्वेटिक प्लांट यानी कि हाइड्रोफाइट्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स को ही हम क्या कहते हैं, इन्हें ही हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ये फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, इन सब में ग्रो करते हैं। ये पार्शियली और कंप्लीटली क्या होते हैं, वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं, यानी कि पानी में डूबे हुए होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है लोटस वैली सिनेरिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है जीरोफाइटिक प्लांट। तो जीरोफाइट्स जो होते हैं ये ड्राई कंडीशन में क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जनरली ये डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। इन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल जैसे कि एलोवेरा एंड कैक्टस।
आफ्टर दैट श्रब्स जो होते हैं ये वुडी प्लांट होते हैं, आप सभी जानते हैं, जो कि ट्री से छोटे होते हैं, इनमें मल्टीपल स्टेम्स होती हैं। ये कैसे होते हैं, एवरग्रीन होते हैं और डेसिडाउस होते हैं और शॉर्टर होते हैं एंड बशी कंपेयर टू ट्रीज, यानी कि ट्रीज से क्या होते हैं, घने होते हैं, झाड़ीदार होते हैं। तो ये पेड़ से छोटे और कैसे होते हैं, घने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कि HIV मेनली इन्फेक्ट कि जो HIV है वो मेनली किसे इन्फेक्ट करता है। तो जो HIV है वो मेनली हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो साइटोटॉक्सिक नहीं, किलर लिम्फोसाइट्स नहीं, सेल मेडिएटेड नहीं, तो ये हेल्पर लिम्फोसाइट्स को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। लेट्स सी, HIV आप सभी जानते हैं ये एक ऐसा वायरस है जो इम्यून सेल पर क्या करता है, अटैक करता है। रेट्रोवायरस है विद RNA जीनोम। एड्स जो है वो किसके द्वारा होता है, वो HIV के कारण होता है। जो एड्स है यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है वो किसके वजह से होता है, कौन से वायरस की वजह से होता है, तो एड्स जो है वो HIV के कारण होता है। क्लियर है इतनी बात। अब HIV इन्फेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, तो बेसिकली HIV बॉडी में एंटर करता है और हमारे जो इम्यून सेल्स है उन पर अटैक करता है। सबसे पहले ये मैक्रोफेज कोशिकाओं में प्रवेश करता है। आफ्टर दैट RNA कन्वर्ट इनटू DNA यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, यानी कि RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा इसे किस में बदलता है, DNA में बदलता है। फिर वायरल DNA किसके साथ, होस्ट सेल के DNA में जुड़ जाता है। ठीक है, जो वायरल DNA है वो मिक्स हो जाता है विद होस्ट सेल DNA और इन्फेक्टेड सेल्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग नए न्यू वायरस। जो भी इन्फेक्टेड सेल्स है वो नया वायरस जो है प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। तो वायरस देन इन्फेक्ट, तो जो वायरस है वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट यानी कि TH कोशिकाओं को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है। वायरस मल्टीप्लाई होता रहता है रैपिडली इन दिस सेल, यानी कि इन सेल में ये वायरस जो है ये तेजी से बढ़ता है। तो नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो ग्रेजुअली क्या होने लगती हैं, कम होने लगती हैं और जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो पूछ लिया गया था क्वेश्चन में कि जो HIV है वो मेनली किसे इन्फेक्ट करता है, तो वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कि डाउन सिंड्रोम इज कोज्ड ड्यू टू। तो जो डाउन सिंड्रोम है वो किसके वजह से होता है, वो ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम के वजह से होता है। तो मोनोसोमी नहीं, दैट इज ट्राइसोमी, गलत। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन मेल नहीं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन फीमेल नहीं, तो दैट इज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो गया आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, कि कौन सा प्लांट ऐसा है कीप इट्स स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। कि निम्नलिखित में से किस पौधे में रंध्र दिन में बंद और रात में खुलते हैं, यानी कि जो स्टोमेटा है वो ओपन होता है ड्यूरिंग द नाइट और डे के टाइम पे क्लोज होता है। तो कौन से प्लांट में होता है, तो वो होता है कैक्टस में। किस में, कैक्टस में। तो वाटर लिली नहीं, साइकस नहीं, ऑर्चिड नहीं, तो जो कैक्टस है ये क्या हुआ सही आंसर। क्लियर, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है, कि विच इक्वेशन शो द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को शो कर रही है। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ यूनिफिकेशन, यानी कि एकीकरण ऑफ टीचिंग स्किल, यानी कि टीचिंग स्किल में यूनिफिकेशन एकीकरण का अर्थ है। पहला है टू यूज ऑल टीचिंग स्किल्स इन वन लेसन, कि एक ही लेसन में सारे टीचिंग स्किल्स का यूज करना। दूसरा है टू चूज प्रॉपर टीचिंग स्किल्स इन वन लेसन, कि प्रॉपर टीचिंग स्किल्स को चूज करना एक लेसन में, या मोर हेल्पफुल टीचिंग इन वन लेसन, या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली इसमें हम प्रॉपर टीचिंग स्किल्स क्या करेंगे, चूज करेंगे इन वन लेसन। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका,
द वैल्यू ऑफ साइंस फॉर नेचर इज, यानी कि प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है, दैट इज पॉसिबिलिटी तो नहीं, रियलिटी। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अफेक्टिव एस्पेक्ट, ठीक है, कि इनमें से किसे हम भावनात्मक पक्ष का नहीं है, रिसीविंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, वैल्यूइंग भी है बट एनालिसिस नहीं है। तो जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। तो ये थे 15 क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। एक 12th क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क में है, तो उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।